नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी से मिले सांसद नरेश बंसल, पूर्व सीएम निशंक, मंत्री गणेश जोशी, विधायक आशा भी रही मौजूद। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से ये मुलाकात हुई है। प्रदेश के विकास से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सांसद नरेश बंसल ने मुलाकात की है। साथ ही पूर्व सीएम निशंक ने भी सीएम धामी से मुलाकात की। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की है। विधायक आशा नौटियाल ने भी मौजूद इस दौरान रही। मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े तमाम विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में कई नेताओं ने सीएम धामी से मुलाकात की। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मुश्किल समय है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालातों का असर हर देश पर पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसका कम से कम बोझ आम जनता पर पड़े। दीप्ति रावत ने कहा कि सरकार टैक्स से राहत देने और जनता को अधिकतम सुविधा पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यूपीए सरकार के समय का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने तक बढ़ गए थे, जबकि पिछले 4 सालों में वर्तमान सरकार ने कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी जनता को राहत देने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें दिख रहा है कि आज गैस, कच्चे तेल की कीमतें हैं, सभी कुछ है। तो आज जब इन चीज़ों पर भी भारत में जो प्रभाव है, मैं कहूँगी कि वो बहुत कम है और जितना कम से कम प्रभाव हो उतना कोशिश हमारी सरकारों की भी है, हमारे केंद्र सरकार की भी है मैं कहूँगी, और सभी जगह जितना टैक्स हो वो कम हो सके वो उसकी है। तो जितना जनता को एक फ़ायदा दिया जा सके या उनको कम से कम उनको एक मुश्किल हो, उसकी कोशिश सरकार कर रही है। और क्योंकि मतलब पिछले हमने देखा कि कितने सालों में अगर यूपीए की सरकार हमने देखी तो उन्होंने लगभग उन दामों को उस 10 साल की उनकी सरकार में यूपीए 1 और 2 में लगभग उसे डबल से ज़्यादा भी किया है, डबल किया है, दुगना दामों पर वो ले आए थे। लेकिन आज हम दाम देखें तो हमारे पिछले 4 साल से डीज़ल और पेट्रोल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। कपकोट विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही जनता से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मांग का वादा किया गया था, जिसे अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। गड़िया ने कहा कि अस्पताल में 31 पदों की बढ़ोतरी के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती का शासनादेश जारी हो चुका है। जल्द ही भवन निर्माण और अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कपकोट जैसी दुर्गम विधानसभाओं के करीब 80,000 लोगों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें अब इलाज के लिए हल्द्वानी और दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहाड़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेके लगातार लोगों के अंदर एक कष्ट भरा और दुख का कारण भी बना हुआ है। जहां हमने इलेक्शन लड़ने से पहले भी लोगों से कहा था कि कपकोट में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बनना बहुत ज़रूरी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जहां हमको 31 पदों की बढ़ोतरी के साथ 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी तैनाती करने का जो शासनादेश हुआ है, और बहुत जल्दी जो भवनों का निर्माण होना है और जो ओटी डेवलप होना है और सारी सुविधाएं एक तरीके से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो मानक है वो पूरी स्वीकृत करा दी है। तो इसलिए मैं पहाड़ के सभी मातृशक्ति और बुजुर्ग जो हमारे युवा शक्ति हैं, जो लंबे समय से स्वास्थ्य के लिए चिंतित थे, उनको एक राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि सुभाष चौक दिनेशपुर में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ममता हालदार और आप के प्रदेश बंगाली प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। नेताओं ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इससे पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल दोनों पार्टियां नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है।
जो हमारे बच्चे नीट के पेपर दिए हैं वो पेपर लीक हो गया है। करीब 22 लाख बच्चों का जो भविष्य जो है अंधकार में हो गया है। दूसरी बात, और ये अंधकार करने वाले लीक करने वाले बीजेपी सरकार और उन्हीं के नेता सम्मिलित होके इन 22 लाख लोगों को छात्र का जो है भविष्य जो है अंधकार में कर दिया। उससे पहले 2021 में भी ये पेपर लीक हुआ था और उस टाइम जो है सरकार ने कहा था हमने सीबीआई जांच के लिए हमने कह दिया है और ये सीबीआई जांच होकर खुलासा हो जाएगा, लेकिन वो सीबीआई जांच आज तक नहीं हुआ। नेताओं के बच्चे, कोई बीसीसीआई का चेयरमैन है, कोई बिहार में मंत्री बन रहा है और कोई इथेनॉल के पूरे देश का ठेका ले रखा है। और आम युवा के जो बच्चे हैं वो पेपर लीक की वजह से अपना भविष्य अंधकार में उनका हो गया है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से 93 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और वो सारे पेपर बीजेपी शासित राज्यों में है। उत्तराखंड का आपको प्रकरण मालूम होगा, हाकम सिंह जो 100 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति देने का काम करता है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला आपको याद होगा, जिसमें शिवराज सिंह के द्वारा 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई है। अभी राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ है वो दिनेश बिंदवाल ये कहता है कि मैं फंसाया जा रहा है, 2 बड़े नेताओं का नाम है। मैं चाहता हूं कि वो 2 बड़े नेताओं कौन है, सीबीआई जांच करे और ऐसे लोगों के खिलाफ मृत्यु दंड का प्रावधान हमारी देश की कोर्ट करे। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 2017 में नीट का पेपर लीक हुआ, 2021 में नीट का पेपर लीक हुआ, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ और ये 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ। और लगभग मैं आपको बताता हूँ, लगभग ये 5-7 सालों के अंदर लगभग 90 से अधिक जो पेपर है वो लीक हुए हैं, उसमें भर्ती परीक्षाएं भी शामिल हैं। और इस भाजपा शासन में बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और मैं इसको सिस्टम का फेलियर नहीं मानता, ये पूरी तरीके से सुनियोजित और पूरा प्री प्लान और तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इस काम को किया जा रहा है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का खेल है और इसमें मंत्री और जो एजेंसियां हैं वो शामिल है। ये विषय बच्चों का भविष्य का है और लगातार जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हो रहा है और मतलब लगातार 4 बार कंटिन्यू मतलब नीट का पेपर जो है लीक हुआ, लेकिन सरकार कहता है हमने कानून बनाया है। सरकार था मुजरिमों को हम जो मुजरिमों को जेल में डालेंगे, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इतने लोग जेल में गए, आज तक वो है कहाँ। इसका मतलब मुझे लगता है ये सरकार का प्री प्लान है, सरकार के द्वारा ये काम कराया जा रहा है ताकि किसी तरह नीट का पेपर हो ना पाए। आपने पहले ही इस पेपरों को लगातार आपने लीक करा के ये साबित करना चाहते हैं कि हमें ऐसा लगता है, जनता को लगता है कि आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो और आप जो है आपको गद्दी छोड़ना चाहिए, मोदी जी को गद्दी छोड़ना चाहिए, क्योंकि मोदी जी इस समय जो है युवाओं के विरोध में चल रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। रविशंकर जोशी की ओर से दाखिल याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार से लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट मांगी। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लोकायुक्त नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कार्रवाई धीमी गति से चल रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आदेश के बावजूद अनुपालन क्यों नहीं हो रहा और आधे घंटे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा। बाद में सरकार ने कोर्ट को बताया कि लोकायुक्त नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की पहली बैठक जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून तय करते हुए तब तक सर्च कमेटी के निर्णयों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। लोकायुक्त नियुक्ति का मामला काफ़ी पुरानी पीआईएल है और इसमें अप्रैल 2026 में जो है माननीय उच्च न्यायालय को उस समय जो सरकार के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा था कि हम सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मीटिंग करेंगे और आगे की त्वरित कार्रवाई करेंगे इसमें टुवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ। जो माननीय उच्च न्यायालय हैं जिनके पास बहुत सारी ऐसी करप्शन रिलेटेड याचिकाएं आती हैं, उनका भी भार कम होगा और इससे आम जनता को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो सामान्य जीवन के रिट पिटिशंस होती हैं, सर्विस मैटर्स होते हैं, टैक्स की अपील्स होती हैं या बाकी के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होते हैं, उनमें कोर्ट को ज़्यादा समय मिलेगा। तो एक काफ़ी सारा जो बर्डन है, दिस विल आल्सो कॉज अनबर्डनिंग ऑफ द litigations which
are entertained by the High Court. गदरपुर के निकटवर्ती गांव खुशहालपुर निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों से चल रहे विवाद के चलते 15 से 20 लोगों ने उसके घर पहुंचकर तोड़फोड़ और फायरिंग की। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित की पत्नी ने कहा कि पड़ोसियों की ओर से आए दिन उनके परिवार के साथ मारपीट और धमकी दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि देर रात अपराधियों ने घर में रखा सामान भी तोड़ दिया और फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखे बरामद किए। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये रात 10 बजे की घटना है लगभग। ये पीछे हमारे घर के पीछे रहते हैं हरबंस सिंह पुत्र नारायण सिंह और इनके साथ और कुछ लोग। ये एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ हमारे घर की तरफ आए, फायरिंग करते हुए और गाली करते हुए आए और हम अंदर चले गए, गेट के लगा लिया और गेट से तोड़-फोड़ करके अंदर हमारे घुसे और उनके साथ ये थे और कुछ अज्ञात लोग 15 से 20 लोग अज्ञात थे, जिनके पास पूरे हथियारों से लैस होकर आए और जिनके हमने वीडियो क्लिपिंग भी कुछ बनाई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी है सर। रात ही 112 पे कॉल करी, पुलिस भी आई और जिसके 2 खोखे मौके पे बरामद करके ले गई पुलिस। हाँ जी, आज सुबह भी आए हैं, पुलिस वाले कह गए कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, लेकिन वो घर पे कोई नहीं है, सब फरार हैं घर से। रानीखेत चिकित्सालय में एनआईसीयू कक्ष के उद्घाटन को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व विधायक करण महाना ने सरकार और स्थानीय विधायक पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल उद्घाटन की राजनीति करने का आरोप लगाया। राजकीय चिकित्सालय रानीखेत पहुंचे करण महाना ने कहा कि एनआईसीयू की मशीनें कई साल पहले ही अस्पताल में आ चुकी थी, लेकिन कक्ष के अभाव में बंद पड़ी रही। अब उन्हीं मशीनों का जल्दबाजी में उद्घाटन कर इसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में दी गई हाईटेक एम्बुलेंस आज भी टेक्नीशियन के अभाव में पूरी तरह उपयोग नहीं आ पा रही, जबकि भिकियासैन का ऑक्सीजन प्लांट भी निष्क्रिय पड़ा है। महारा ने आरोप लगाया कि सरकार और स्थानीय विधायक केवल फीता काटने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मशीनें कोरोना काल में आई थी और अस्पताल में कक्ष न होने की वजह से उनका इस्तेमाल नहीं किया। हमने भी उस समय 20 कंसनट्रेटर दिए थे जो आज भी यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने एक्सरे मशीन दी थी डेंटल के लिए, वो भी आज काम कर रही है। हमने और भी बहुत सारी एक बस दी थी यहाँ हमने एम्बुलेंस, उसके लिए जो टेक्नीशियन थे वो इन 5 सालों में टेक्नीशियन विधायक जी नहीं दिला पाए। लेकिन एक पुरानी मशीन है ऑलरेडी पहले आ गई कोरोना काल में, उनको एक कक्ष में गया जो अफसोसजनक है। यहाँ तक कि पत्थर भी जो है उसके लिए पैसा जो अस्पताल से मिल गया। अगर ठेकेदार के टाइम में काम होता तो ठेकेदार लगाता है, विभाग लगाता, लेकिन इस तरीके की हरकतें निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूरी में 2 समुदाय के बीच विवाद के बाद उत्पन्न तनाव अब शांत हो गया है। वाल्मीकि समाज और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की ओर से किए गए कार्य बहिष्कार को समाप्त कर दिया गया। पालिका प्रशासन, दोनों समुदाय के वरिष्ठ लोगों और समाज के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद दोनों पक्ष में समझौता हो गया। वहीं समझौते के बाद शहर की साफ सफाई एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। बताया जा रहा है कि विवाद में शामिल दोनों युवकों ने एक दूसरे को माफीनामा भी सौंपा। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि विवाद 2 युवकों के बीच हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे 2 समुदाय का विवाद बताकर राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मामूली सी लड़ाई हुई और उसको कुछ शरारती तत्वों द्वारा जिस तरीके से भव्य रूप दिया गया, लोगों को गुमराह किया गया, और उससे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं शहर के अंदर जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे प्रधान जी हैं निरंजन जी, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके उन्होंने चिंतन किया इस पर और इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि देखिए बच्चों की लड़ाई है, ये लड़ाई बच्चों तक ही रहनी चाहिए। इस लड़ाई को हम आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि देखिए टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है और बात सीजन की भी नहीं, बात जिस तरीके से छोटे से छोटे मुद्दे को हम बड़ा तूल दे देते हैं, पूरी शहर की व्यवस्था चरमरा जाती है। उन पे या तो कोई दबाव था या कोई उनकी मजबूरी होगी, जो मतलब पुलिस विभाग सीओ तक भी आया, उसने भी यही आश्वासन दिया 24 घंटे। भाई 24 घंटे का मतलब ये है कि जो 24 घंटे में तो जो आप मेडिकल कराते हैं ना, 24 घंटे में तो वो भी मान्य नहीं होता, उसकी भी
खत्म हो जाती है, 12 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूंगा अब इस शहर व्यवस्था बन जाएगी और आने वाले समय में जो भी हमारे लोग ये दूसरी पार्टी से आए हैं, जो उन्होंने लिख के दिया है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, मैं भी बोलूंगा अपने समाज के जो बच्चे हैं, मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, शहर को संभालना हमारा काम है। और मैडम से भी मैं एक गुहार लगाऊंगा कि जो भी लोग हमारे कल काम पे नहीं आए, आज भी नहीं आए, उनकी किन्हीं की तनख्वाह नहीं काटी जाए। अभी कर रहा भाई साहब, उनकी तनख्वाह कटेगी तो फिर विवाद बढ़ सकता है। तीर्थ नगरी में गैस संकट के बाद अब पेट्रोल पंप के डीलरों को मांग के अनुरूप तेल नहीं मिल रहा। तेल की कमी के चलते तपोवन स्थित इंडियन ऑयल और देहरादून रोड स्थित HPCL के पेट्रोल पंप बंद हो गया है। देहरादून रोड स्थित फिलिंग स्टेशन के प्रबंधक अभिनव गोयल ने कहा कि रुड़की के पास पेट्रोलियम डिपो से स्टॉक नहीं दिया जा रहा। टैंकर 2 दिन से डिपो के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द स्टॉक पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगा। फ़िलहाल जो HP से अभी माल 2 दिन से मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो उम्मीद है कि आज शाम तक वो दिक्कत दूर हो जाएगी और माल अवेलेबल हो जाएगा। कंपनी में डिपो में माल नहीं था, कुछ भी कारण हो सकता है कंपनी के बेस पे, उसमें तो क्या क्या कहा जा सकता है, बट शाम तक उम्मीद है कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। सबका अलग अलग रेट, मतलब अलग अलग डिपेंड करता है कि जिस जगह पे पंप है वहाँ कितनी सेल हो सकती है। किसी की 3000 लीटर की भी है, किसी की 5000 लीटर की भी है, अलग अलग सेल होती है। बद्रीनाथ धाम के प्रमुख आकर्षण केंद्र शेष नेत्र झील और बद्री झील इन दिनों साफ सफाई के अभाव में घास, काई और गंदगी से भर गई है, जिससे दोनों झीलों अपनी प्राकृतिक सुंदरता खोती नजर आ रही हैं। जलीय पक्षियों समेत अन्य प्रवासी पक्षी भी इन झीलों से दूरी बनाए हुए हैं। बद्रीपुरी के स्थानीय कारोबारी और पक्षी प्रेमी राम नारायण भंडारी ने कहा कि पिछले साल तक इन झीलों में पक्षियों की अच्छी आमद रहती थी, लेकिन इस बार झीलें घास और गंदगी से लबालब हैं, जिस कारण पक्षी यहाँ नहीं पहुँच रहे। उन्होंने कहा कि दोनों झीलों की जल्द सफाई कराई जाएगी और उनकी प्राकृतिक सुंदरता बरकरार रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इनकी स्वच्छता और प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी झीलों की नियमित सफाई की मांग की है। भगवानपुर के सिकंदरपुर भैंसवाला गांव में सरकारी स्कूल के अध्यापक की ओर से 5वीं कक्षा के बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया और प्रकरण की गहनता के साथ जांच की। इस दौरान एक सहायक शिक्षिका ने कहा कि अध्यापक जब मासूम के साथ मारपीट कर रहा था तो उसके मन किया, लेकिन अध्यापक ने उस शिक्षिका के साथ भी गाली गलौज की। गीता खन्ना ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी हमें जानकारी मिली है यहाँ कुछ बच्चे के साथ मिसबिहेव हुआ है और इसमें खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट ली गई है। जैसी रिपोर्ट हमारे पास आएगी उसी के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगेगा? अब प्रथम दृष्टया तो ऐसे पता नहीं लग पा रहा है, जब तक वो जांच नहीं समझ के आती है। दोनों की गलती दिखाई दे रही है इसमें। एक बच्चा अध्यापक ने मारा कबूल भी किया और एक अध्यापक के साथ भी जो है वो मिसबिहेव किया। नहीं, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा जो उनका बिहेवियर है रूड दिख रहा है अध्यापक का, तो जो भी इसमें आएगा हमारे सामने नियमानुसार कार्रवाई। सर एक्चुअल में हुआ क्या कि एक बच्चे थे जो सिकंदरपुर फर्स्ट के हैं, वहाँ के बच्चे सिकंदरपुर सेकंड के बच्चों के घर गए हैं उन्हें पीटने, तो पेरेंट्स वहाँ से कंप्लेन लेके आए थे। तो वो मेरे पास ही आए थे, मैं बैठी थी अपनी CRC में, तो मेरे पास ही आए तो मैं वहाँ मैम के पास लेके गई हूँ पेरेंट्स को कि उन्हें समझाने कि क्या हुआ है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, वहाँ बच्चे को तब तक बुला लिया था जो उनके साथ जो गया था लड़ाई करने। तो सर वहाँ जो ब्रिजपाल सर हैं उन्होंने उस बच्चे को थप्पड़ मारी और जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारी तो उस बच्चे के जो है स्क्रैच हो गया था गाल पे। और फिर मैंने ब्रिजपाल सर को रोका है कि सर मत मारिए उस बच्चे को। जैसे मैंने ये बोला है तो सर मुझे अब्यूज करने लग गए। उन्होंने मुझे बोला है कि तुम 2 कौड़ी की CRC हो, मेरी अधिकारी बन रही हो, तुम्हारी क्या औकात है, करके ऐसा बोला है सर। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने BO सर को भी बताया, तो ये सब उसमें हुआ है। देखिए, बच्चों की आपस में कुछ लड़ाई हुई 2 विद्यालयों की और फिर वो शिकायत करने आए तो अध्यापक जी ने कुछ उस पर फिजिकल एक्शन ले लिया और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई सही तरीका नहीं है। बच्चे को इतनी जोर से, उन्होंने खुद भी एडमिट करा कि चांटा लगा है, जिसके निशान अभी तक हैं।
तो ये तो गलत हुआ और उसकी हमने विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है और उनको भी कहा है कि वो तब तक के लिए विद्यालय के क्षेत्र में ना दिखें क्योंकि ये बाल अधिकारों का हनन है। पीएम नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील का असर अब उत्तराखंड में दिखाई देने लगा है। राज्य में अधिकारी और जनप्रतिनिधि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। देहरादून आरटीओ कार्यालय में हर गुरुवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जा रहा है। इस पहल के तहत अधिकारी और कर्मचारी निजी वाहनों की बजाय बस, स्कूटर, साइकिल और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग कर दफ्तर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सरकारी कार्यशैली में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है। कालाडूंगी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित आंचल दूध संघ के चिलिंग प्लांट से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल और गंदगी से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्लांट से निकलने वाला दूषित पानी और कचरा आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहन बोनाल ने कहा कि दुग्ध प्लांट से निकलने वाली गंदगी मलेरिया, डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों को जन्म दे सकती है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसका असर आम जनमानस के स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे एक सोख्ता बनना है। सोख्ता के लिए हमने क्या कहते हैं टेंडर प्रक्रिया करी थी, वो पूर्ण हो चुकी है हमारी। और हमने जो है साधन सहकारी समिति का जो ये भवन है, इसके लिए हमने उनको परमिशन मांगी है कि हमें जो है सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए किराए पे ये चल रहा है। तो अगर हमें परमिशन मिलने वाली है, वो कह रहे थे हमें कि प्रशासक यहाँ पे नियुक्त है, बोर्ड बनने वाला है। तो उनका मैडम ने हमें बताया कि जैसे ही बोर्ड बनेगी, परमिशन मिलेगी, हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है, टेंडर पड़ चुका है, तो हम जो है जैसे ही हमें यहाँ से स्वीकृति मिल जाती है, हम सोख्ता का कार्य शुरू कर देंगे बहुत जल्दी ही। यहाँ पर जिनकी समिति लगता वालों का जो प्लांट लगा हुआ है सप्लाई का, उसका जो वेस्टेज पानी है वो हमारे नाले में डाल दिया गया है। नाले से तीव्र जो दुर्गंध फैल रही है, इसमें मच्छरों का और कीटाणुओं का के द्वारा मतलब यहाँ पर गंदगी हो जा रही है, जिससे कि लोगों का यहाँ पर रहना एक बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि आदमी आते जाते हैं तो उनको भी दिखता है कि भाई यहाँ पर ये बदबू फैल रही है, तो इसको रोकथाम क्यों नहीं हो रही है। कई बार इनसे कहा है इनसे इलाका जो यहाँ पर कर्मचारी आते हैं, कई बार उनसे कहा गया, लेकिन इससे हमारी बात का उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।